हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th जियोग्राफी का चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग चैप्टर भी। अगर अभी तक जो हमारी जियोग्राफी की ट्रेन चल रही है वो किन किन स्टेशन पर रुकी है, जरा 2 मिनट देखते हैं हम। तो हमने एक इंडिया का एकदम कह सकते हैं कि फिजिकल फीचर्स को समझा, कि इंडिया की लोकेशन, पोजीशन, ये सारी चीजों को समझा पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हमने इंडिया में कौन कौन से फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं उन्हें देखा। ठीक है, तो अभी आप देखो ऐसे चीजों को समझो क्या कि हमें कुछ नहीं पता था, मतलब कैसी ज्योग्राफी है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो हमने ये देखा कि इंडिया कहां है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है, सारी चीजें हमने देख ली जियोग्राफिकली। ठीक है, उसके बाद हमने अब जब इंडिया को देख लिया, समझ लिया, तो इंडिया के अंदर क्या है वो देख लिया, समझ लिया। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, तो हमने सारे पहाड़, नदी, मतलब नदी नहीं देखी, ठीक है, हमने पहाड़ देखे, हमने प्लेन्स देखे, हमने प्लेटू देखे, हमने आइलैंड ग्रुप देखे। तो इंडिया में क्या क्या फिजियोग्राफिक फीचर्स है, कैसे बने, वो सारा सब कुछ देख लिया। अब क्या है, अब आप बोलोगे सर ज्योग्राफी खत्म, हमने इंडिया को जान लिया। नहीं, रुको। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या जानने वाले हैं कि आपने जो इंडिया को पढ़ा है ना, उस इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपने नहीं पढ़ा है। वो क्या नहीं पढ़ा है? वो नदियां नहीं पढ़ी है। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि हाँ, आपको अभी पीछे तक की चीजें ध्यान रहने वाली है। मतलब जो 2 चैप्टर पढ़े तो उसके क्रक्स आपको ध्यान में रहने वाले, कहां पे क्या है वो ध्यान रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ड्रेनेज चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो ये देखेंगे कि हाँ, नदर्न पार्ट में जैसे हिमालयाज है, हिमालयाज से रिवर निकल रही, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि हिमालयाज कहां है। क्यों? क्योंकि हम हिमालयाज तो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मैं कंसीडर करके चलने वाला हूं। मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अब आपको ये जो जितने भी फिजियोग्राफिक फीचर हमने पिछले 2 चैप्टर में पढ़े हैं, उन फीचर्स के बीच में से क्रिस क्रॉस करते हुए, कहीं ओरिजिनेट होते हुए, कहीं पे कह सकते हैं कि ड्रेन करते हुए ये रिवर्स बहती है हमारे देश में। ठीक है, रिवर्स जो है वो पूरी कंट्री में क्या है, अलग अलग स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगी। तो उन्हीं सारी स्ट्रीम्स को हम इस चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारी रिवर्स को डिस्कस करेंगे। ये है ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि ड्रेनेज में सर कुछ ऐसा बताने वाले कि हमारे घर कॉलोनी के पास में जो पाइपलाइन दबी हुई है वो ड्रेनेज, तो वो ड्रेनेज नहीं है। ठीक है, लेकिन ड्रेनेज का जो कंसेप्ट है वो वहीं से निकल के आया है। या फिर कह सकते हैं कि हम एक कॉलोनी बनाते हैं, हम तो इंसान है ना, हम एक कॉलोनी बनाते हैं तो हम पूरा ड्रेनेज सिस्टम लगाते हैं कि हाँ, पानी सही तरह से निकल जाना चाहिए। तो जब उस ऑलमाइटी ने, ठीक है, जो सुप्रीम गॉड है जो, ठीक है, उन्होंने जब क्या है पूरी दुनिया बनाई होगी, तो उन्होंने भी अपनी प्यारी सी दुनिया के लिए ड्रेनेज सिस्टम तो तैयार किया ही होगा ना, मतलब कि पानी निकल जाए बाहर। ठीक है, नदियों से होते हुए, नालों से होते हुए पानी कहां पहुंच जाए, समुद्र में पहुंच जाए। तो उसी तरह से कुछ कंसेप्ट है। हमने छोटे लेवल पे क्या, हमने कॉलोनीज बनाई, उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बनाया। जब भगवान ने पूरी दुनिया बनाई तो उन्होंने भी उसके अंदर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया, ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नहीं होता अगर ड्रेनेज सिस्टम तो क्या होता, तो दिखती बात है कि वो फिर पानी जो है, अगर नदी नहीं होती मान लो, तो बारिश का पानी सारा कहां जाता, ठीक है, किस तरह से जाता, तरह तरह के क्वेश्चंस थे। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पढ़ना समझना भी जरूरी है। वो इन्फ्लुएंस करता है कहीं की इकोनॉमी को, वहां के कल्चर को, बहुत सारी चीजें। सब्सिक्वेंटली चैप्टर में आप सारी चीजें जानते जाओगे। आशा करता हूं कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसमें मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि चैप्टर की थीम क्या है, इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो जियोग्राफी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। वही चीज मैंने आपको देखी, जैसे ये ड्रेनेज जरूरी है, वैसे क्या है, वर्ल्ड में भी, हमारी कंट्री में भी प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, चैनल्स होना चाहिए जिसके थ्रू पानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो क्या है ड्रेनेज, क्या है, डिफरेंट चैनल्स ऑफ रिवर्स एंड नालास थ्रू विच दी वाटर फ्लो, दैट्स इट, ड्रेनेज ये है। अब देखो ये इतना आसान नहीं, लेकिन दिस ड्रेनेज सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। व्हाट आर दोस मल्टीपल फैक्टर्स? तो आप जैसे देखोगे तो कहीं की टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ है, वहां पे प्लेन है, क्या है, उस चीज से ड्रेनेज सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, वहां पे क्या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जगह के ड्रेनेज सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आई होप आप यहां तक चीजें पकड़ते चल रहे हो। अब आगे देखो क्या है, तो इसी सेंस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर आप कॉलोनी की ही बात करोगे तो आपके कॉलोनी में अगर ड्रेनेज सिस्टम क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो आप देखते हो कि क्या है, नालियां ऊपर रोड पे आ गई है, सारी समस्याएं होने लगती है। तो वैसे ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा हमारे देश में, तभी क्या होगा, फ्लडिंग से बचा जा सकता है। नदियां नहीं होगी तो बारिश का पानी कहां जाएगा बताओ, ठीक है, आपके घर में घुसेगा। अब नदियां हैं तो ऐसा होता है कि सारी जगह स्लोप में से पानी होता हुआ नाली, नाली से बड़ा नाला, बड़े नाले से शहर का नाला, उससे मिलते हुए इस तरह से क्या होता है कि अल्टीमेटली देखो ये हार्श रियलिटी क्या, कि जितना भी हम पानी डिस्चार्ज करते हैं नदियों में जाके कहीं ना कहीं चोरी छुपे से डंप कर दिया जाता है। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन ये सच भी है कि क्या ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से कनेक्टेड है और फिर वो नदियों से समुद्र में जाके पानी डिस्चार्ज हो जाता है।
तो ड्रेनेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिवर और हमारी बात करें तो देखो रिवर हमारे लिए सिर्फ ये नहीं कि पानी निकालने का एक जरिया हो गई है, रिवर हमारे लिए लाइफलाइन होती है। कैसे लाइफलाइन होती है रिवर? तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को कि अगर रिवर्स नहीं होती तो कितनी समस्याएं होती। क्यों? सबसे पहला सवाल यह आता है कि आप पीने का पानी कहां से लाते हैं। ठीक है, आपके जो आज से जैसे मान लो 200 साल पहले चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं। आज तो आप बोलोगे सर हम बोरवेल लगा लेंगे, सर हम यहां से पानी ले आएंगे, वहां से ले आएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन 200 साल पहले जब टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी तब आप पानी कहां से लाते? तो उस सेंस में क्या है कि रिवर जो है, रिवर्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर। अगर आप छोटी क्लासेस में को रिकॉल करोगे तो आप पढ़ के आए हो कि अर्ली सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, अर्ली सिविलाइजेशंस आप हिस्ट्री में अभी भी पढ़ रहे हो, और कि अर्ली सिविलाइजेशंस कहां पे हुई थी? सारी अर्ली सिविलाइजेशन आप देखोगे तो रिवर के बैंक पर ही हुई है। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे पे ही जीवन है ना। क्यों? क्योंकि नदी पे ही पानी है और पानी ही जल ही जीवन है। सुना है? तो ऐसे LHS इज इक्वल टू RHS कर दो। अब देखो क्या है, तो रिवर और हमारी अगर हम ट्यूनिंग देखें तो बहुत गहरी है, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। और हमारे सामने इसी कारण से क्या होते हैं, तरह तरह के सवाल भी आते हैं। देयर आर वेरियस क्वेश्चंस, जैसे कौन कौन सी रिवर होती है, किस किस तरह की रिवर होती है, सीजनल होती है कहीं, ठीक है, कोई पेरिनियल होती है, मतलब तरह तरह के सवाल हैं। वो सारे सवाल आपके क्या होने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में सुलझने वाले हैं। आगे क्या है, द डायरेक्शंस इन विच द रिवर फ्लोज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे अभी आप ये चैप्टर पढ़ोगे या फिर इससे पहले आपको इतना मैंने बता चुका हूं कि हम देखते हैं कि रिवर जो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग होती है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि अधिकतर रिवर्स जो है हमारी, ठीक है, तो दे ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा क्या कि वाई डू दे ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, सारी की सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में क्यों चले जाती है? उसका भी हम क्या करेंगे, जवाब जानेंगे। तो जितने भी तरह तरह के छोटे छोटे बडिंग क्वेश्चंस हैं आपके मन में, these all questions are going to be solved in this specific chapter, ठीक है। इस चैप्टर में आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, आपके सारे सवाल सुलझ जाएंगे, ठीक है। वो सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखो कुछ कंसेप्ट है। फ्रॉम वेयर डज द रिवर कम्स, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स इन द रिवर। जो नदी होती है उसमें पानी कहां से आता है? पानी कहां से आता है? तो ऊपर से नल खोल देते हैं कौन, इंद्रदेव, और ऊपर से बारिश हो जाती है, बारिश का पानी आ जाता है, ठीक है। तो बारिश का पानी तो सर हमारे छत पे भी गिरता है। बारिश का पानी तो क्या होता है कि हम जिस प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं वहां पे भी गिरता है, लेकिन वो नदियों में कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इन अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी कंफ्यूजन का गला दबाते हैं अपन, ठीक है। तो क्या है, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, अब आप कैच कहां करोगे? सिंपल सा लॉजिक है, कैच कहां करोगे? आपके हाथ में, ठीक है। तो कैच कहां आने वाला है? इस एरिया में आएगा। जैसे ऊपर से बॉल आ रही तो आप इस तरह से यहां पे कैच लोगे ना, तो मतलब आप जितना एरिया में आप कैच लेने वाले वो क्या हो गया, आपका कैचमेंट हो गया, ठीक है। माना कि एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे ही था, फुसड्डी सा, लेकिन समझो इस चीज को। अब क्या है, तो कैचमेंट एरिया में वही बात की जा रही है कि एक रिवर का जितना एरिया होगा, ठीक है, जितने में वो पानी कैच करने वाली है, नो डाउट पानी बहेगा इतने ही एरिया में। पानी बह के वो जो क्या बेड बनाए ना रिवर का, इस तरह से जो रास्ता बनाए, पानी बह के उसी रास्ते से जाएगा। लेकिन वो पानी उस रास्ते में जो बेड है रिवर का, उसमें पानी कहां से आएगा? तो कैचमेंट एरिया से आएगा। मतलब रिवर भी पानी कैच करेगी। कैसे? तो अब जैसे यहां पे एग्जांपल देखो क्या, कि ये एक रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर के आजू बाजू ये क्या है, जमीन है। यहाँ पे ये जमीन है, ये भी जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ये भी जमीन है, ये जमीन है पूरी। अब आप देख रहे हो तो जमीन का स्लोप इस तरह से, ठीक है, ये स्लोप जमीन का इस तरह से, हाँ बन गया ना ड्राइंग। तो ये जमीन का स्लोप इस तरफ से है, ठीक है, इस तरफ ऐसा टिल्टेड है। तो अब क्या होगा कि यहां जो भी बारिश होगी, यहां जो भी बारिश होगी, बह के पानी किधर जाएगा, इस रिवर बेड पे जाने वाला है, ठीक है। यहां जो भी बारिश होगी उसका पानी बह के इधर जाने वाला है। तो ये पूरा एरिया, जो इस एरिया में जितना भी वाटर कैच किया जा रहा है, ठीक है, इतना इस एरिया में जितना भी पानी गिर रहा है, वो सारा पानी क्या करने वाला है, एक रिवर को, जो रिवर बेड है उसमें जाने वाला है। तो इस सेंस में हम क्या कहेंगे कि अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो रिवर जिस स्पेसिफिक एरिया का पानी कलेक्ट कर रही है, लेके बह रही है, उस एरिया को उसका कैचमेंट एरिया कहा जाता है। सिंपल एज दैट, समझ आ गया, ठीक है। तो ये कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक। जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये स्लोप जो है, ये स्लोप के अंदर जितनी भी बारिश होने वाली है वो उसका कैचमेंट एरिया बनने वाला उस रिवर का, ठीक है। अब क्या है देखो, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। अब ये मजेदार चीज है, क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर ड्रेनेज बेसिन में और कैचमेंट एरिया में क्या डिफरेंस है। कैचमेंट एरिया की जो मैं बात कर रहा हूं तो वो एक सिंगल रिवर का भी हो सकता है,
जैसे क्या है, एक सिंगल रिवर जो है आपके कॉलोनी के आसपास का या फिर आपके गांव के आसपास का जिसका कैचमेंट एरिया जो वहां का पानी लेके जा रही है, तो वो सिंगल रिवर हो गई, उस रिवर का वो कैचमेंट एरिया हो गया। अब लेकिन क्या हो रहा है कि वो रिवर जो थी, ठीक है, तो वो रिवर, ये एक रिवर वो थी, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, एक मेन रिवर जो थी उसमें जाके मिल रही है ये, ठीक है, फिर एक और रिवर उसमें आके मिल रही है, एक और रिवर उसमें आके मिल रही है, एक और रिवर उसमें आके मिल रही है, ठीक। तो अब क्या होगा कि जो एरिया है, इसका कैचमेंट एरिया मान लो इतना ये है, इसका कैचमेंट एरिया मान लो इतना ये है, तो इस तरह से अब क्या है, जो पूरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी का जो सबका मिलके पूरा एक एरिया, कह सकते हैं कि कैचमेंट एरिया ऑफ ऑल द रिवर्स, ऐसे सिंपल समझ लो। तो एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। तो ये पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन बनेगा। ये भी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर क्या है, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटरशेड और वाटर डिवाइड। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी समझो क्या कि बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज फ्रॉम अदर। अब देखो यहां पे क्या है, ये जो एरिया बना पूरा, ये कैचमेंट एरिया इस रिवर का, इस रिवर का नाम रख देते क्या, इस रिवर का नाम रख देते रिवर ए, चलो ठीक है। अब ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम रख देते क्या हम, रिवर बी। अब आप एक मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, देखो इसको क्या है कि यहां पे जो बारिश होगी वो इस तरफ बह के आ रही है, ठीक है, वो जो पानी है वो इस तरफ बह के आ रहा है, रिवर बी में अपना पानी ड्रेन करवा रहा है। यहां पे जो पानी की बूंदे गिरने वाली है वो किस तरफ बह के जाएगी, रिवर ए की तरफ, ठीक है, क्योंकि स्लोप वैसा है, ठीक है। तो अब इसका कैचमेंट एरिया और इसका कैचमेंट एरिया जो है वो क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? अब ऐसा नहीं कि उन्हें बोलते तुम उधर बैठो हम इधर बैठेंगे, अलग अलग हो जाते हैं। क्या है, बीच में एक डिवाइड है, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, फिर से बताता हूं मैं, वाटर डिवाइड कहा जाता है। अभी देखो बहुत सारे लोग ये वाटर शेड से यहां पे और यहां पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। कुछ टीचर्स क्या बता देते हैं कि ये गलत है, कुछ टीचर्स मतलब आपको ये भी बताएंगे कि वाटर शेड मतलब यहां पे कंफ्यूजन है कुल मिला के। तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी कर लो, वाटर शेड और वाटर डिवाइड एक जैसी चीज है, ठीक है। क्या किया जाता है, बस इसमें कभी कभी टेक्निकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो जो बाउंड्री लाइन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है एक ड्रेनेज को दूसरे ड्रेनेज से, उसे क्या कहा जाता है, वाटर शेड कहा जाता है, वाटर डिवाइड कहा जाता है। समझो अच्छे से, यहां पे देखो आप, तो क्या हो रहा है, हाँ इस एग्जांपल पे थे हम कि ये वाला जो स्लोप है, तो इसका पानी पूरा रिवर ए में जाने वाला, इसका पानी पूरा रिवर बी में जाने वाला है। तो इस सेंस में क्या होगा, आप इस सेंस में आप देखोगे को आप, अच्छा ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप कि यहां पे जो बारिश गिरी वो उधर ए में क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि आप देखोगे बीच में एलिवेशन है। जैसे इस डायग्राम को देखोगे तो आपको दिख रहा है बीच में ये एलिवेशन है, तो ये जो एलिवेशन होता है इस तरह का, इसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। वाटर डिवाइड मैंने आपको चैप्टर 2 में भी समझाया था कि अगर पार्ट ऐसा उठ जाता है तो इस तरफ का पानी इस तरफ, इस तरफ का पानी इस तरफ। अब उठेगा क्यों सर ये, तो यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह कुछ होंगे, ठीक है, या फिर क्या जो एक रिज होगी उस तरह से। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको वाटर डिवाइड के लिए अंबाला डिवाइड के बारे में बताया था कि अंबाला डिवाइड के कारण क्या है, इंडस वगैरह वाली ट्रिब्यूटरी सब उस तरफ वेस्ट की तरफ चले जाती है, गंगा वगैरह वाली सारी ईस्ट की तरफ आ जाती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये वाटर शेड होता है, वाटर शेड की जगह वाटर डिवाइड भी कह सकते हो, गलत नहीं होगा, ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अब वाटर शेड का एक और मीनिंग होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो कैचमेंट एरिया हमने समझ लिया, ड्रेनेज बेसिन समझ लिया, वाटर शेड या वाटर डिवाइड क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब आगे देखो क्या है, द कैचमेंट्स ऑफ ऑल लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। तो जो बड़ी बड़ी रिवर होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी रिवर यानी इन द सेंस क्या होगा, जैसे हम कहेंगे गंगा, तो गंगा जो रिवर सिस्टम है पूरा, ठीक है, गंगा रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है, गंगा रिवर का जो बेसिन है पूरा रिवर बेसिन है, ठीक है। तो लार्ज रिवर बेसिन को क्या कहा जाता है, मतलब लार्ज रिवर का जो पूरा कैचमेंट एरिया होता है उसे रिवर बेसिन कहा जाता है। व्हाइल दोज ऑफ स्मॉल रिवलेट्स एंड रिल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज वाटरशेड। तो छोटी जो क्या कह सकते हैं, जो छोटी रिवर्स होती हैं उन्हें वाटरशेड की तरह यूज किया जाता है। छोटी रिवलेट्स रिल्स जो होती हैं उनके जो पूरे ड्रेनेज बेसिन है, उनका जो ड्रेनेज एरिया है, कैचमेंट एरिया है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वाटरशेड भी कहते हैं। तो ये वाटरशेड और ये वाटरशेड से कंफ्यूज मत होना, अगर डिफरेंशिएट करना है तो वाटर डिवाइड भी लिख सकते हो। आगे ये सारे टर्म क्लियर हो गए, यहां तक ये टर्म्स क्लियर रहना चाहिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आगे देखो अब क्या है, तो ये यहां पे मैं आपको थोड़ा सा विजुअली चीजें समझते ज्यादा आसान रहती है। जैसे क्या हो गया, ये कैचमेंट एरिया होगा इस रिवर का, सिर्फ इस रिवर का जैसे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये बड़ी रिवर है एक पूरी, तो ये पूरा उसका क्या हो जाएगा, ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा, ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो स्लोप्स बने हैं, ठीक है, जिसमें पूरा पानी एक तरफ एक ही स्लोप में जाने वाला है, ये जो वाटर डिवाइड बना है, ये जो वाटर शेड बना है, इसके अंदर अंदर ये पूरा क्या है, ये पूरा पूरा आप देखोगे तो रिवर बेसिन है, एक बड़ी रिवर है ये, ठीक है। तो ये पूरा एक रिवर बेसिन हो गया, सिंपल सी चीज है। जो 4 शब्द थे वो 4 शब्द अभी तक जितनी रामायण बताई वो ऐसी थी, ठीक है। यहां पे भी आप देख लो तो जैसे वाटर डिवाइड, ठीक है, या फिर इसे वाटर शेड कह लो, ये सारी चीजें हैं, क्लियर।
अब आप देख रहे हो तो स्लोप के कारण पानी एक ही डायरेक्शन में बहते हुए जा रहा है। आगे क्या क्या फीचर्स बनेंगे वो भी सारा सब कुछ बताऊंगा मैं। तो रिवर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी। तो जो रिवर बेसिन है और जो वाटरशेड है, मतलब जो डिवाइड है, दे आर मार्क्ड बाय यूनिटी। क्यों? क्योंकि रिवर बेसिन जो है वो किसने क्रिएट किया है? वाटर डिवाइड ने, रिवर शेड ने ही क्रिएट किया है। रिवर शेड नहीं होता तो पानी फिर क्या, ये नदियां उधर भी जा सकती थी पीछे, ठीक है। इस सेंस में दीज आर मार्क्ड बाय यूनिटी। और अब क्या होता है कि जैसे होता है ना कि ये उनका एक ग्रुप बन गया, उनका एक एरिया बन गया कि हाँ ये रिवर जो है इसका पूरा इतना एरिया, इतना पूरा कैचमेंट एरिया के साथ में पूरा का पूरा बेसिन बना रही है, ठीक। तो व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ बेसिन और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट्स द अदर पार्ट एंड द यूनिट एज अ होल। अब क्या होता है कि यहां पे अगर मान लो एक रिवर बेसिन में, या फिर वही वाली बात, क्या हो रहा है कि पूरा रिवर का एक जो छोटा हिस्सा रहेगा, स्मॉल रिवर्स और रिवुलेट्स जो रहेगी, उसे क्या कहेंगे? वाटरशेड कहेंगे ना। तो ये वही चीज बता रहे हैं कि एक बेसिन में या फिर एक वाटरशेड में जो हो रहा है, यहां पे अगर मान लो बहुत तेज बारिश हो गई इस एरिया में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, हिमालयाज में मान लो जहां सिक्किम और दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होने से क्या होगा कि तीस्ता रिवर वगैरह जो है तो उसमें क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। कोसी वगैरह जो है, नेपाल में अगर जैसे बारिश होगी बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस नदी के अंदर पानी आ जाएगा। तो अब इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो क्या होने वाला है, पानी बह के आएगा और वो नीचे जो कह सकते हैं लोअर कोर्स रहता है रिवर का, वहां पे भी क्या करने वाला है, बाढ़ लाने वाला है। तो इस सेंस में क्या है, दे आर मार्क्ड बाय यूनिटी, जुड़े हुए रहते हैं आपस में, ठीक है। तो इस सेंस में ये कहा गया डायरेक्टली अफेक्ट्स द अदर पार्ट एंड द यूनिट एज अ होल, देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेड एज मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो, छोटा और बड़ा, हर लेवल पे हमें प्लानिंग की जरूरत होती है जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो, मीजो और मैक्रो प्लानिंग रीजन, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये वही बताया गया है कि रिवर को सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि एक नदी ही तो है, वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है और वो बड़े लेवल पे चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। इसके लिए आपको सभी लेवल पर, छोटे से लगा के बड़े लेवल तक आपको क्या करना होगा, यहां पे प्लानिंग की जरूरत होगी, ठीक। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्री बनाई जाती है गवर्नमेंट में कि वो नदियों का ध्यान रख सके, क्योंकि नदियां क्या है, रिवर्स आर दी लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी। जिस तरह से रोड्स लाइफलाइन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह से रिवर्स भी क्या होती है, लाइफलाइन होती है। नो डाउट रिवर पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया, यहां तक अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब आगे देखो क्या है, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस, देयर आर मल्टीपल बेसिस। बेसिस मतलब क्या है कि किस मापदंड पे आप नाप रहे हो उसे। जैसे मैंने कह दिया कि आपकी क्लास में फुटबॉलर कौन है, अच्छा, तो बेसिस क्या हो गया, फुटबॉलर बेसिस हो गया, ठीक है। मैंने कह दिया आपकी क्लास में क्विज में कौन पार्टिसिपेट करने वाला, तो ये थोड़ी बोलोगे सर इसको ले जाओ, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, वहां पे जगलिंग नहीं करवाना है ना, वहां पे क्वेश्चन के आंसर दिलवाना है। तो आप क्या बोलोगे, सर इस बच्चे के पास नॉलेज ज्यादा है, इसको ले जाओ आप, ठीक है। तो बेसिस जब हम देखेंगे तो बेसिस के हिसाब से क्या होगा, आप रिवर का क्लासिफिकेशन भी बदल दोगे। अब देखो क्या है क्लासिफिकेशन, तो पहला जैसे बेसिस अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर ओरिएंटेशन टू द सी, मतलब कि समुद्र में पानी किस समुद्र में डाल रहे हो आप। अब बोलोगे ऐसे 8, 10, 20 समुद्र थोड़ी कोई, हमारे पास 2 मेजर वाटर बॉडीज है हमारे पास, ठीक है। हमारी कंट्री के साथ में 2 ओशन के पार्ट है, तो जैसे अरेबियन सी देखोगे आप और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहां है, तो ये इस साइड अरेबियन सी है, बता चुका हूं, फिर भी एक बार और, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। तो अब जो नदी क्या करने वाली है, क्लासिफिकेशन क्या रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब पानी जो जहां डिस्चार्ज कर रहा है। तो यहां पे कुछ नदी डिस्चार्ज कर रही है अरेबियन सी में पानी, यहां पे जो नदियां डिस्चार्ज कर रही है पानी वो बे ऑफ बंगाल में कर रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 क्लासिफिकेशन हो गए, अरेबियन सी ड्रेनेज मतलब वो सारी नदियां जिनका पानी अरेबियन सी में जाने वाला है, और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज वो सारी नदियां जिनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाने वाला है। कौन कौन सी नदी है देखो, तो दे आर सेपरेटेड बाय ईच अदर थ्रू दिल्ली रिज, अरावलीज एंड सह्याद्रीज, ठीक है। बोलोगे सर मुस्कुरा क्यों रहे हो, देखो वही जो वाटर डिवाइड वाटर शेड वाली बात आ रही है ना, तो अब क्या होगा कि कुछ नदी इस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, तो क्यों, ऐसा नहीं इनको बे ऑफ बंगाल पसंद है, क्योंकि जियोग्राफिकली मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर 2 में कि इस तरफ से हमारा प्लेट्यू से टिल्टेड है, ठीक है। ये जो प्लेट्यू ये ऐसा टिल्टेड है, अब टिल्टेड है उस कारण से क्या हो रहा है कि सारी नदियां इधर के इधर बह जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि बीच में एक स्लोप है, अगर टिल्टेड है तो यहां पे जो नदी ओरिजिन हो रही है वो भी ऐसे बह के जाना चाहिए, लेकिन वो यहां पे नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि बीच में आपको क्या मिलेगा, एक वाटर शेड या वाटर डिवाइड देखने को मिलेगा, वाटर डिवाइड देखने को मिलेगा। अब ये वाटर डिवाइड को समझो, तो कौन कौन से वाटर डिवाइड बन रहे हैं, दिल्ली रिज, ठीक है, दी अरावलीज एंड दी सह्याद्रीज। तो यहां पे आप देखोगे तो ये दिल्ली रिज हो गई पूरी, बताया था चैप्टर 2 में। दिल्ली रिज के बाद में जैसे अरावली माउंटेन हो गए, अरावली माउंटेन के बाद में बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा भी हो गई है। अब इसके बाद में क्या हो गया,
तो इसके बाद में जैसे आप देखोगे पूरा ये सह्याद्री, सह्याद्री मतलब क्या, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, अब बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि इसके इधर की रिवर सारी ऐसी वेस्ट में फ्लो करेगी अरेबियन सी में, तो हम क्योंकि प्रैक्टिकली देख रहे हैं सारी रिवर, देखो आप क्या है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, और इधर भी बहुत सारी छोटी छोटी दूसरी रिवर है, मांडवी वगैरह जैसे गोवा में, तो वो आपको क्या होगा अभी सब्सिक्वेंटली चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इस सेंस में क्या है, आपको ये समझ में आ गया ना कि ये वाटर डिवाइड जो है सेपरेट कर रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा फैक्चुअली देखोगे तो नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां जो है, तो ये 77% जो हमारी कंट्री का जो क्या है पूरा कैचमेंट एरिया ऐसा कह लो, वो सारी नदी कहां जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। बड़ी बड़ी नदी सारी उसमें ही है ना, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सारी रिवर कहां जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। वही चीज अगर आप देखोगे कहां पे, वही चीज अगर आप देखोगे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी है जो अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, वो कितना एरिया कवर कर रही है, तो ये कृष्णा कावेरी हो गया, इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, while 23% comprising the Indus, Narmada, Tapi, the Mahi and Periyar system discharge their waters in Arabian Sea। तो बची जो है 77 का 23%, दिखती बात है, ऐसा तो नहीं कि पानी जेब में रख लेगा कोई, तो बची हुई जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या कर रही है, 23% जो कैचमेंट एरिया का पानी है वो कहां डिस्चार्ज हो रहा है, अरेबियन सी में हो रहा है। तो जैसे आप देखोगे इंडस रिवर हो गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, नीचे पेरियार है, तो ये सारी रिवर्स क्या कर रही है, यहाँ पे पानी ड्रेन कर रही है। आ गया समझ में? देखो बहुत इजी कंसेप्ट था और मैंने आपको क्या है चैप्टर के क्रक्स दे दिए। पहला वीडियो जो होता है लोग समझते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन तो दे रहे हैं सर, प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये आपको एसेंस देता है चैप्टर, मतलब ये जो टॉपिक रहता है, ये जो वीडियो रहता है, इससे आपको चैप्टर की आत्मा समझ में आ जाती है कि कहां पे मिलने वाली है वो। ठीक है, डरना नहीं है आत्मा से। लेकिन ये हो गया क्लियर यहां तक। आगे देखो क्या है, तो ये तो एक बेसिस बताया मैंने आपको, मतलब आप जब बात करते हो कि इंडिया में रिवर्स को कैसे डिवाइड करोगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन टू द सी अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डिस्चार्ज अगर देखोगे, तो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, दो ही ऑप्शन है, वो एक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड। साइज ऑफ वाटरशेड मतलब जो रिवर बेसिन है ना, कि वो कितना कैचमेंट एरिया लेके चल रही है, उसका पूरा वाटरशेड कितना बड़ा है, वो कहां से कितना पानी लेके आ रही है, कितने एरिया का पानी लेके आ रही है। तो वाटरशेड के बेसिस पर अगर देखोगे आप, तो कितनी, देखो 3 क्लासिफिकेशन है। मेजर रिवर बेसिन्स होते हैं कुछ, ठीक है, मेजर रिवर वाटरशेड वाली रिवर्स होती है जिनका वाटरशेड बहुत बड़ा होता है, बहुत मतलब कितना, तो विथ मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 20,000 किलोमीटर इधर चले जाओ, 20,000 किलोमीटर इधर, 20,000 इधर, 20,000 इधर, तो ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का जिस रिवर का वाटरशेड होता है, ठीक है, जिस रिवर का ड्रेनेज बेसिन इतना बड़ा होता है, मतलब ये पूरी ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर सब मिला के, तो उस रिवर को हम क्या कहेंगे, मेजर रिवर बेसिन कहेंगे। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन है। मीडियम रिवर बेसिन कौन सा रहेगा, तो मीडियम रिवर बेसिन मतलब कि वो रिवर जिसका वाटरशेड, जिसका पूरा एरिया जो है वो कितना है, वो 2,000 से 20,000 के बीच में है। ठीक है, तो ये मीडियम रिवर बेसिन हो गई है। अब क्या है, माइनर रिवर बेसिन। माइनर रिवर बेसिन में क्या जाएगा, कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जो आपके मान लो आपके गांव में, आपके शहर के पास कोई सी ऐसी रिवर है जो कहां से ओरिजिनेट हो रही है आपको पता है, कहां खत्म हो रही है ये भी पता है, किसी बड़ी रिवर में जाके नहीं मिल रही है अगर, तो वो क्या होता है, वो छोटी रिवर जो होती है तो वो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में आती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज रिवर बेसिन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन से, मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और माइनर रिवर बेसिन्स। ठीक है, यहां पे और डिटेल क्या है, तो इट इंक्लूड्स 14 ड्रेनेज बेसिन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, ठीक है, पेनार, साबरमती, बराक, तो इस तरह से क्या है 14 और रिवर हैं, तो पूरी टोटल 14 रिवर है, मतलब जो इस मेजर रिवर बेसिन वाली कैटेगरी में आती है। फिर आप देखेंगे मीडियम रिवर बेसिन्स। तो मीडियम रिवर बेसिन्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो इसमें जैसे आप देखेंगे इनकॉर्पोरेटिंग 44 रिवर बेसिन्स सच एज कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये सारी रिवर जो है, ये मेघना बांग्लादेश वाली नहीं है, हमारे देश में भी एक मेघना, कहां है जरा बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे फिर पढ़ाऊंगा मैं। तो ये किस में आ जाएंगी, आ जाएंगी मीडियम रिवर बेसिन में। माइनर रिवर बेसिन की अगर बात करते हैं तो फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो जैसे आप देखोगे क्या कि यहां पे लूनी वगैरह जो है, लूनी तो खैर इसमें आ सकती है शायद मीडियम रिवर बेसिन में, तो और भी छोटी छोटी जो भी रिवर आपको छोटी दिख रही है वो सब इसमें डाल देना। ठीक है, माइनर रिवर बेसिन में। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये 3 ग्रुप में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो क्या है, अच्छा एक चीज और है, एनालाइज द फिगर 3.2 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया।
ये जो फिगर है इसको देख के आप देख सकते हो कि कुछ कुछ रिवर जैसे गंगा रिवर है तो इसका वाटरशेड कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये तो नो डाउट मेजर में जाने वाली है। फिर अगर जैसे आप देखो कोई स्टैंड अलोन रिवर होगी जो छोटी है, जो शायद मैप में दिखाई नहीं गई होगी, तो वो एकदम माइनर में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे माही है, ये एक छोटी रिवर है। फिर आप यहां देखोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ पे मांडवी वगैरह आपको छोटी छोटी रिवर गोवा के पास मिल जाएगी वेस्ट फ्लोइंग। तो ये सारी रिवर क्या है, आप माइनर में डाल सकते हो। तो इस तरह से इस फिगर को घूरना थोड़ा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक इंसाइट मिल जाएगा यहाँ पे। आगे क्या है, आगे देखो, अब एक और क्लासिफिकेशन है, एक और बेसिस है जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो रिवर्स इन इंडिया को। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंडियन ड्रेनेज में ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो। किस बेसिस पे, मोड ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिनेट कहां हो रही है रिवर, उस बेसिस पे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब किस तरह की है, नेचर मतलब क्या होता है कि वो सीजनल है, पेरिनियल है। सीजनल मतलब सिर्फ बारिश में पानी आता है उसमें, कि साल भर पानी बहता रहता है, ऐसा, ठीक है। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन जिसको हम क्या करते हैं, वाइडली एक्सेप्ट करते हैं व्हेन वी आर स्टडीइंग रिवर्स। जब रिवर्स पढ़ते हैं तो ये क्लासिफिकेशन लेके पढ़ेंगे हम अभी आगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में इसी क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे। तो दो क्लासिफिकेशन है, क्या है, हिमालयन ड्रेनेज, द हिमालयन ड्रेनेज, द पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब हिमालयन ड्रेनेज क्या है, पेनिनसुलर ड्रेनेज क्या है, ये समझो। मतलब वो सारी रिवर जिनका मोड ऑफ ओरिजिन कहां है, हिमालयाज, पर्वत से निकल के आ रही है। तो कैसी होगी, वो साल भर बहने वाली होगी। क्यों होगी सर, सब बताएंगे, तो ट्रेलर है ना, अभी आगे पिक्चर बाकी है। तो ये हो गया। फिर क्या है, पेनिनसुला मतलब क्या है, जो बचा हुआ इंडिया का पार्ट है, ये पेनिनसुला पार्ट जो है, इसमें जो ओरिजिनेट हो रही है वो सारी रिवर किस में आ जाएगी, वो सारी रिवर आ जाएगी पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन में। अभी देखो क्या है, यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अच्छे से समझना ये वाली, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है, मैं क्लियर करता हूं। ऑल्दो इट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग चंबल, बेतवा, सोन एक्सेट्रा, ठीक है, केन वगैरह जैसे हो गई, विच आर मच ओल्डर इन एज एंड ओरिजिन अदर देन अदर रिवर्स दैट हैव देयर ओरिजिन इन हिमालयाज। अब देखो क्या है, यहां पे समस्या ये वाली है, किधर गया, हाँ ये रहा। तो यहां पे समस्या ये वाली है, ये सारी रिवर्स तो चलो मान लिया आपने कि सर हिमालय से आ रही है तो हम इन्हें हिमालयन रिवर्स की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पे आप देखोगे ये जो रिवर्स हैं, चंबल है, ठीक है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये जो रिवर्स हैं, तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये सारी रिवर जो हिमालय से नहीं आ रही है, लेकिन हम ये जो ड्रेनेज बेसिन बनाएंगे गंगा, जो कि क्या है, हिमालयन रिवर कह सकते हैं, हिमालयन रिवर का एक ड्रेनेज बेसिन है, तो उस रिवर की कैटेगरी में हम इन्हें डाल देंगे, ठीक है। तो आप ये सारी रिवर्स ऑब्जेक्शन नहीं उठा ले कि भैया हम इन्हें अपने साथ नहीं रख रहे, क्यों, क्योंकि हम तो हिमालय से आते हैं, ये हिमालय से नहीं आती, फिर हम इन्हें अपने साथ क्यों रखें। तो ये रिवर्स क्या बोलेंगी, नहीं हम आपसे पुराने हैं, मतलब हिमालयास बने जब तो तुम आए, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन इन रिवर्स में बोला होगा जब हिमालयास बने उसके बाद में तुम आए, तुम तो छोटे हो हमसे, छोटे बच्चे जवान लड़ाते हैं क्या, हम तो उससे भी पहले से हैं। तो क्या है, ऑल्दो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग दीस रिवर्स इनटू दिस कैटेगरी, क्यों, क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी आप यहां देखोगे कि इन रिवर्स को उसमें डाला जा रहा है, उस कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो उस ड्रेनेज बेसिन को ज्वाइन कर रही है, कैचमेंट एरिया जो है उनका, वाटरशेड जो है वो उस एरिया में फॉल हो रहा है। आया ना समझ में, ये सिंपल सी चीज थी, बाकी सारी तो है ही पेनिनसुलर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे आप थोड़ा सा और समझ लोगे तो ये सारी रिवर्स जैसे देख रहे हो, चंबल है, बेतवा है, जाके यमुना वगैरह में मिलेगी, और यमुना फिर गंगा में मिल जाएगी इलाहाबाद में, और कहानी फिर आगे चलते जाएगी ऐसी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनली, ठीक है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, चैप्टर की आत्मा समझा दी क्या है। अभी क्या है, अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल सी चीज है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ेंगे हम। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, मैंने बताया क्लासिफिकेशन यही रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न में पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा शॉर्ट में, जो आपकी बुक में दिया है क्या, कि कौन कौन से अलग अलग तरह के ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है वो, ठीक है। फिर मैं क्या बताऊंगा आपको, दी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बताऊंगा। तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स पढ़ेंगे हम, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ। फिर रिवर सिस्टम, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। 2 ही क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया कि दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो हम क्या करेंगे, फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में पहले इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिस तरह से हिमालयन रिवर का ओरिजिनेशन इवोल्यूशन पढ़ा है, तो वैसे ही पेनिनसुलर रिवर्स का भी, उस वहां के भी ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे रिवर्स इवॉल्व हुई है। तो इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। दी रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज, पेनिनसुलर ड्रेनेज का रिवर सिस्टम, मतलब इसमें हम सारी रिवर्स एक साथ पढ़ लेंगे। क्लास 9th में जो आपने अलग अलग पढ़ा था ना कि ब्रह्मपुत्र को क्या कह सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी,
इन सारी रिवर्स को जब आपने अलग अलग पढ़ा था, तो वो हम क्या करने वाले हैं, सारी रिवर्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स क्या है, क्या डिस्टेंस है, कितना एरिया, ये सारी चीजें फैक्चुअल डिटेल्स हैं, लेकिन मैप के साथ पढ़ेंगे। अब ये लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, सुन के जाना, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स दी वेस्ट एंड ईस्ट। तो यहां पे दो टॉपिक्स होने वाले हैं। कुछ रिवर्स है छोटी रिवर जो क्या वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, जैसे बड़ी रिवर तो हम इसमें पढ़ ही लेंगे, पेनिनसुला रिवर में नर्मदा, तापी को, लेकिन जो और भी छोटी छोटी रिवर्स है उसमें उसे हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक में जो आपकी बुक में जैसे टॉपिक दिए सब कुछ वैसे पढ़ने वाले हैं। फिर क्या पढ़ेंगे हम, दी वेस्ट एंड ईस्ट। तो इसी तरह से कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो छोटी हैं, जो ईस्ट में फ्लो कर रही है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके क्या है, वो रिवर रिजीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है आपको नहीं पता है ना, अभी बताऊंगा मैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सटेंट्स ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ वाटर। इसमें आपको कुछ प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट करने वाले टॉपिक्स, इश्यूज को मैं बताने वाला हूं। ये पूरा मैदान है हमारा, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है, कैचमेंट एरिया है। इस कैचमेंट एरिया के अंदर हमें क्या करना है, अपना पानी लेके चलना है। अगर है समझ में, तो ड्रेनेज चैप्टर की भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कंसेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, थीम क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। अब अनाउंसमेंट सुन लो। अगला वीडियो देखने से पहले क्या करना, मैप जरूर लेकर बैठ जाना। बिना मैप के बैठोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि जैसा बताते जाऊंगा तो वहां पे देख के मुस्कुराना नहीं है, प्लॉट भी करना है। प्लॉट करते चलना, साथ में रिवर्स जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। मैप में कंजूसी मत करना, 2-3 मैप लेकर बैठना अच्छे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, सब्सिक्वेंटली एक एक टॉपिक को लेने वाले हैं। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है मैग्नेट ब्रेन्स पर, ठीक है। एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, कंप्लीट सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हां, सारे वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपको अपना सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है बस मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।